Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay, हमारे 4 पॉइंट्स बचे थे, इंसर्जेंसी एंड इफेक्ट। बाकी हमने ऊपर वाले पॉइंट्स पढ़ लिए थे। In 1987 assembly election, the National Conference Congress Alliance gained a massive victory and Farooq Abdullah returned as chief minister. तो 1987 के अंदर जो विरोध हुआ या उसके इफेक्ट हुए वो देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर असेंबली इलेक्शन हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो दोनों वापस मैत्री संधि एक तरीके से उन्होंने करी और फिर वहां पे फारूक अब्दुल्ला को बहुत अच्छी जीत मिली और वो चीफ मिनिस्टर बने। By 1989, the state had come to grip of a militant movement mobilized around the cause of separate Kashmir nation. 1989 के अंदर वहां पे काफी ज्यादा दिक्कतें आई और मिलिटेंट मूवमेंट हुआ, वो देखा गया वहां पर, जिसके कारण जो लोग वहां पे डिमांड कर रहे थे सेपरेट कश्मीर नेशन की, उसको लेकर के बोला गया है बेसिकली यहाँ पे कि यहाँ पर लोग बाग कुछ जो आए थे दूसरों से, वो बेसिकली अग्रेसिव तरीके से डिमांड कर रहे थे कि हमें जो है अलग नेशन चाहिए, और सॉरी अलग कश्मीर चाहिए। Throughout the period from 1990, and Jammu and Kashmir experienced violence at the hands of insurgents and through army action. अभी पूरे समय तक जो 1990 से देखने को मिला है, जम्मू और कश्मीर के अंदर काफी ज्यादा हिंसा हुई है। ये जितने भी अपने हिसाब से अपने आप को मिलिटेंट्स बोलते थे या बोलते थे कि हम इसके मतलब हम सरकार के खिलाफ जो है वो काम करेंगे और हम एक तरीके से रेबल की तरह काम करेंगे, यानी कि विद्रोही की तरह काम करेंगे उनके बीच में और आर्मी के बीच में, ये दोनों ही चीजें, क्योंकि अब ये लोग अपने हिसाब से कोशिश करते थे चीजों को सॉर्ट आउट करने की सरकार के विरुद्ध जाकर के और हिंसा करके और वहाँ की जो नॉर्मल लाइफ है उसको डिस्टर्ब करके और जबरदस्ती वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां करके, और उस तरीके से तो इनको कंट्रोल करने के लिए वहां पे आर्मी को एक्शन लेना पड़ता था। तो इस वजह से काफी ज्यादा वहां पे दिक्कतें देखने को मिली हैं। In 2002, Jammu and Kashmir experienced a fair election in which National Conference was replaced by People's Democratic Party (PDP) कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट। अब वहां पे 2002 के बारे में आपको बताया गया है कि वहां पे फ्री और फेयर इलेक्शन हुए दोबारा से, और वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी उसको रिप्लेस कर दिया, नई पार्टी जो थी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जो किसके साथ में थी, गठबंधन की कांग्रेस के साथ में, वो जीती। ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, तो ये था यस आपके मैम। कश्मीर इशू से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। और इसके अलावा जो है हम थोड़े से और पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। सेपरेटिज्म वाली चीज आपको बताई गई थी। सेपरेटिज्म बेसिकली एक टर्म है जो कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा फैली है 1989 के तहत, और इसके कई सारे अलग अलग इन्होंने टुकड़े भी बताए हैं या जोड़े हैं। वन स्ट्रैंड ऑफ सेपरेटिस्ट वांटेड अ सेपरेट कश्मीर नेशन इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। एक जो टुकड़ा था इसका, वो चाहता था कि कश्मीर को अलग नेशन यानी देश ही अलग बना दो, ना तो वो इंडिया का हिस्सा रहेगा ना वो पाकिस्तान का। जम्मू एंड कश्मीर इज वन ऑफ द लिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ प्लूरल सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। जम्मू और कश्मीर जो है वो एक जीता जागता उदाहरण है एक अलग समाज और एक अलग तरह की राजनीति का। Despite diversities and divergence on the one hand and the continued situation of conflict on the other, the plural and the secular culture of state has remained largely intact. भले ही यहाँ पे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है या यहाँ पे इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं, अलग अलग डिफरेंसेस हैं लोगों के मन में, फिर भी ये अभी तक मेंटेन कर पाया है, यहाँ पे जितने भी चीजें हैं उसको अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाया है। ये जो स्टेट है ये अभी भी बनी हुई है अपने सेक्युलर चीजों को लेकर के, कि ना तो वो धर्म से जुड़ी हुई है ना वो अध्यात्म से जुड़ी हुई है, और वो पूरी तरीके से अपने आप को मेंटेन करी हुई है स्टेट। यस, किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया? ओके, तो ये हमारा कश्मीर इशू जो है वो पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। इस पे जो भी रिलेटेड चीजें थी हमने पढ़ ली हैं, हमें दिक्कत नहीं आई। भारतीय जनसंघ एक पार्टी थी
भारतीय जनसंघ जो बनी थी 1951 के अंदर, बनाई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसके फाउंडर प्रेसिडेंट थे। और इट्स लाइनेज हाउएवर कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS एंड द हिंदू महासभा बिफोर इंडिपेंडेंस। इसकी जो आगे जाकर के आपको सुनने को मिलेंगे, इसकी जो भारतीय जनसंघ है, इसके कहीं ना कहीं आपको लिंक मिलेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS से, और जो हिंदू महासभा बनाई गई थी इंडिपेंडेंस से पहले, उससे। ये पार्टियां जो है आगे जाकर के बहुत इवॉल्व हुई हैं, अलग अलग इनके टुकड़े हुए हैं, अलग अलग नई पार्टियां बनी हैं, और कुछ जो है वो मेंटेन रही है, और सबकी अलग अलग आइडियोलॉजी रही है। वो चीजें जानना बहुत जरूरी है। द जनसंघ वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्टीज इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी एंड प्रोग्राम्स। अब ये जो पार्टी थी, ये बिल्कुल अलग विचारधारा लेकर के चल रही थी, इसके अलग प्रोग्राम्स थे दूसरी पार्टियों के कंपैरेटिवली। It emphasized the idea of one country, one culture, one nation, and believed that the country could become modern, progressive, and strong on the basis of Indian culture and traditions. ये जो आइडिया लेके चल रहे थे उनका ये था जनसंघ वालों का, कि एक देश होना चाहिए, एक कल्चर होना चाहिए, एक नेशन होना चाहिए, और भले ये विश्वास करते थे कि मॉडर्न तो हमें होना है, प्रोग्रेसिव सोच भी हमें रखनी है, लेकिन हमारे इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन जो है उसका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वो भूलना नहीं है हमें। द पार्टी कॉल्ड फॉर अ रीयूनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन अखंड भारत। इस चीज को आप लोग मार्क कर लीजिएगा कि ये पार्टी जो है, इनकी सोच ऐसी थी कि भाई इंडिया और पाकिस्तान को वापस से बनाओ, मिलाओ, जो टुकड़े हुए हैं उसको वापस से जोड़ो, और एक अखंड भारत वाली जो चीज है वो इनके यहाँ से निकली थी। The party was in forefront of the agitation to replace English with Hindi as the official language of India, and was also opposed to the granting of concessions to religious and cultural minorities. अब ये पार्टी जो थी, किसकी आगे जाकर के इन्होंने कौन सा मोर्चा संभाल रखा था कि भाई इंग्लिश जो है उसको रिप्लेस करो हिंदी से, और हिंदी को हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ इंडिया की। और जो धर्म के नाम पे या कल्चर के नाम पे जो माइनॉरिटीज को अलग अलग चीजें दी जा रही थी, उसके खिलाफ भी ये लोग बोल रहे थे। The party was a consistent advocate of India developing nuclear weapons, especially after China carried out its atomic test in 1964. और यही पार्टी जो थी, ये पूरी तरह से वकालत कर रही थी, लगातार तरीके से वकालत कर रही थी कि इंडिया को भी अब न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो बना लेने चाहिए। और ये इन्होंने कब पॉइंट रखा है? जब 1964 के अंदर चाइना ने अपना एटॉमिक टेस्ट किए थे तब। In the 1950s, Jan Sangh remained on the margins of the electoral politics and was able to secure only 3 Lok Sabha seats in 1952 election and 4 seats in 1957 general election to Lok Sabha। जब आने वाले इलेक्शन हुए तो यहाँ पर इनको जो पहले जनरल इलेक्शन हुए हैं, ये बिल्कुल किनारे पे ही रहते थे, ठीक है, इनको ज्यादा सीट्स नहीं मिलती थी। तो पहले जब इलेक्शन हुए तब इनको 3 मिली, और दूसरे जब इलेक्शन हुए 47 के अंदर तो इनको 4 सीटें ही मिली। इन द अर्ली इयर्स इट्स सपोर्ट came mainly from the urban areas in the Hindi speaking state like Rajasthan, Madhya Pradesh, Delhi and Uttar Pradesh। आने वाले सालों में इनको मेनली सपोर्ट जो हिंदी बोलने वाले एरियाज थे वहीं से ज्यादा मिला था, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। The party's leader included Shyama Prasad Mukherjee, Deen Dayal Upadhyay and Balraj Madhok। अब इनके जो लीडर्स रहे इस पार्टी के वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीन दयाल उपाध्याय, बलराज मधोक। भारतीय जनता पार्टी ट्रेसेस इट्स रूट्स टू द भारतीय जनसंघ। भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी कहीं ना कहीं जड़ें जो है वो भारतीय जनसंघ से ही निकली है। इस लाइन को मार्क कर लेना और समझ लेना। इस पूरी पार्टी के अंदर किसी को कोई दिक्कत ही जो भी हमने पढ़ा है? नो मैम, नो प्रॉब्लम। नो मैम। अब ये जानना बहुत जरूरी था कि भारतीय जनसंघ जो है उसका लिंक जो है भारतीय जनता पार्टी से कैसा रहा। अब इसके जो ये दीन दयाल उपाध्याय रहे हैं, इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। फुल टाइम RSS वर्कर थे ये, 1942 से ही फाउंडर मेंबर थे भारतीय जनसंघ के, जनरल सेक्रेटरी और बाद में प्रेसिडेंट बने भारतीय जनसंघ के ही। और फिर इन्होंने इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म जो है उसके कॉन्सेप्ट को भी आगे जाकर के बढ़ावा दिया है। अब इसके बाद में आती है हमारी स्वतंत्रता पार्टी। अब ये जो बीच में ये जो टेक्स्ट दे रखा है, इमर्जेंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज और ये सब चीजें, और ये जो आधा हिस्सा है टॉलरेंस वाला, क्योंकि ये चैप्टर हमारे कोर्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए ये चीजें आपको अपने बेसिस पर पढ़नी है, ठीक है। लेकिन ये पार्टीज के बारे में डिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत जरूरी था, इसलिए वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अब है स्वतंत्रता पार्टी। ये बनी थी अगस्त 1959 के अंदर, नागपुर रेजोल्यूशन के बाद जो कांग्रेस का लिया था, नागपुर रेजोल्यूशन जो हुआ था कांग्रेस का, जिसके बाद में which called for land ceilings and takeover of food grain trade by the state and the adoption of cooperative
फार्मिंग। लैंड सीलिंग यानी कि वापस से जो जमीनें वहां पर थी उनको प्रॉपरली मार्क आउट करना था कि भाई किसको कितनी जमीन, जो कि वहां पर पहले के समय में आपको पता ही है, आजादी के समय में काफी ज्यादा जमीनें जो थी वो जमींदारों के पास में थी, और वो सिंपली ज्यादा वो वसूला करते थे रेंट, और उस पर काम लिया करते थे फार्मर्स और उन सबसे। तो सबके विकास के लिए ये डिसाइड किया गया था कि भाई दोबारा से ये इस चीज को बांटा जाएगा जमीनों को, तो वो लैंड सीलिंग्स के अंदर आता है। ठीक है, और उसके बाद ये कांग्रेस ने, अच्छा ये कांग्रेस का काम था लैंड सीलिंग वाला, और नागपुर रेजोल्यूशन जो हुआ था उसमें इन लोगों ने डिसाइड किया था कि वापस से हम जमीनों का बंटवारा करेंगे अपने तरीके से, और फूड ग्रेन ट्रेड जो है वो भी स्टेट लेगा। ठीक है, और अब कोऑपरेटिव फार्मिंग को हम बढ़ावा देंगे कि सब मिलजुल करके जो है तरीके से चीजों को अडॉप्ट करें, और उसके हिसाब से आगे जाकर के ये व्यापार करा जाए अनाज का। The party was led by old congressmen like C. Rajagopalachari, K.M. Munshi, N.G. Ranga, and Maino Masani. अब ये पार्टी इन लोगों के द्वारा चलाई जाती थी। The party stood out from the others in terms of its position on the economic issues. पार्टी जो है वो अलग उसने अपनी पोजीशन मेंटेन कर रखी थी, इनके अलग आर्थिक से रिलेटेड, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड इश्यूज थे। The स्वतंत्रता पार्टी wanted the government to be less and less involved in controlling the economy. इस लाइन को मार्क कर लीजिएगा। स्वतंत्रता पार्टी का मानना यह था कि सरकार का कम से कम जो है दखल अंदाजी होनी चाहिए आर्थिक व्यवस्था के अंदर। It believed that the prosperity could come only through the individual freedom, और इनका मानना यह था कि हर किसी को आजादी दे दो अपने हिसाब से काम करने की, और तभी जो है यहाँ पे सब अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर पाएंगे। It was critical of the development strategy of state intervention in the economy, centralized planning, nationalization and the public sector. तो बेसिकली ये लोग किसके खिलाफ थे? पब्लिक सेक्टर के खिलाफ थे। इनका मानना सिर्फ ये था कि यहाँ पे लोगों को आजादी दे दो अपने हिसाब से काम करने की, स्टेट को कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, कोई नेशनलाइजेशन नहीं होना चाहिए, या कोई सिंपली पब्लिक सेक्टर नहीं होना चाहिए, और स्टेट के का कोई हक नहीं होना चाहिए कि कौन सा बिजनेसमैन किस दामों पर किस चीज से करता है। अब इस चीज को ऐसा समझो कि भाई क्या होता है, जैसे कोई भी अब स्टेट का इंटरफेयर कैसे होता है इस चीज में, वो ये ऐसे समझो कि जैसे अपन स्कूल का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, तो सरकार ने सीबीएसई बोर्ड निकाल रखा है, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और उसके तहत जो है वहां पे जो भी डिसाइड होता है वो सारे स्कूलों को फॉलो करना होता है जो भी सीबीएसई एफिलिएटेड होता है। अब इनके हिसाब से यानी कि ये जो पार्टी थी ये क्या चाह रही थी कि जिसको स्कूल खोलना है खोलने दो, जिसको जब एग्जाम कराने हैं कराने दो, जिसको जितनी फीस लेनी है लेने दो उस हिसाब से। और वैसे अगर पब्लिक सेक्टर के अंदर देखा जाए तो क्या होता है, सरकार जब किसी भी चीज में इंटरफेयर करती है तो वो कुछ सर्टेन रूल्स और रेगुलेशंस लगाती है। ऐसे हर कोई स्कूल नहीं खोल सकता, उनको प्रॉपर एफिलिएशन लेना पड़ता है, मंजूरी लेनी पड़ती है, और कई सारे जो चीजें हैं वो देखनी पड़ती है कि आपके पास में इतनी जमीन है या नहीं है, या आपके पास में ये सारी फैसिलिटी आप प्रोवाइड करा पाओगे या नहीं करा पाओगे, या आपको किस तरह के टीचर्स को अपॉइंट करना, वो सब चीजें मेंशन होती है। उसी के बाद में आप स्कूल खोल सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलनी है आपको कि इनके हिसाब से ये था कि भाई जिसको जो करना है करने दो, पब्लिक सेक्टर से हमें कोई मतलब नहीं है, प्लानिंग से हमें कोई मतलब नहीं है, जिसको जैसा व्यापार करना है, जिसको जहां व्यापार करना है, जितने अमाउंट में करना है वो सब करने दो। ये इनका लुकआउट था। It instead favored expansion of a free private sector, और ये प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे थे। स्वतंत्र पार्टी was against land ceilings in agriculture and opposed cooperative farming and straight trading, और ये पार्टी जो थी पूरी तरह से विरोध में थी लैंड सीलिंग्स के, एग्रीकल्चर के हिसाब से देखा जाए जो, और कोऑपरेटिव फार्मिंग के और स्टेट ट्रेडिंग के, यानी कि स्टेट का तो कोई, सरकार का कोई रोल नहीं होना चाहिए किसी भी चीज में। It was all opposed to the progressive tax regime and demanded dismantling of the licensing regime. Licensing regime वाली लाइन जो उसको मार्क कर लीजिए, ये पूरी तरीके से डिमांड कर रहे थे कि लाइसेंस जो मिलता है किसी भी चीज को काम करने का, या टैक्स जो हमें भरने पड़ते हैं वो ना करने पड़े। अगर कोई व्यक्ति किसी दुकान को खोल के बैठा है तो उससे जो टैक्स वसूला जाता है वो भी उससे ना वसूला जाए, और जो लाइसेंस दिया जाता है काम करने के लिए कि हाँ भाई आपने सुना होगा कि सो एंड सो क्या कहते हैं कंपनी जो है उस या दुकान जो है उसका सामान बेचने का भी लाइसेंस दिया जाता है उनको, अगर वो उसमें घपलेबाजी करते हैं या गलत सामान बेचते होते तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। तो वो चीज जो है वो नहीं होनी चाहिए।
It was critical of the policy of non-alignment and maintaining friendly relations with the Soviet Union and advocated closer ties with the United States. अब ये पूरी तरीके से जो नॉन अलाइनमेंट वाली पॉलिसी थी उसके विरोध थे और जो फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन किए जा रहे थे सोवियत यूनियन के साथ में उसके भी खिलाफ थे और ये चाह रहे थे कि यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका जो है उससे रिलेशन जो है अच्छे रखो। उस समय में दो सुपर पावर्स हो रही थी, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स, दोनों ही न्यूक्लियर वेपन्स बना चुकी थी और दोनों ही जो है वो जो नॉन अलाइनमेंट के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा आगे जाकर के कि नॉन अलाइनमेंट के अंदर इंडिया ने किस तरीके से अपना रोल प्ले किया था। ना तो वो इसके साथ में होना चाहती थी सोवियत यूनियन, ना वो यूनाइटेड स्टेट्स, वो अपना काम से मतलब रखना चाहती थी। ये आगे जाकर के हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। अभी तक किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. बाकी Yes, बच्चे ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. The Swatantrata Party gained strength in different parts of the country by a way of merger with numerous regional parties and interest. अब इस पार्टी ने स्ट्रेंथ कैसे मजबूत करी अपनी अलग अलग हिस्सों में या अलग अलग पार्टीज के साथ में, रीजनल पार्टीज जो होती हैं उनके साथ में इन्होंने अपना मर्जर किया। It attracted the landlords and the princes who wanted to protect their land and the status that was being threatened by the land reforms legislation. अब वही जो लैंड सीलिंग वाला पॉइंट था जिसके ये शुरुआत से विरोध में थे, तो उसके एवज में क्या हो रहा था, इनको किसका सपोर्ट मिल रहा था? जितने भी जमींदार लोग थे या जितने भी राजा लोग थे जिनसे जमीनें छीनी जा रही थी, ली जा रही थी, उनका सपोर्ट इनको मिलने लगा था। जिनको खतरा था कि भाई ये लैंड रिफॉर्म कर देंगे और हमारी जमीनें लेकर के किसानों में बांट देंगे एग्रीकल्चर के लिए, तो उन लोगों का इनको सपोर्ट मिल रहा था उस पार्टी को। और फिर इसके अलावा जो इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस क्लास थे और वो भी नेशनलाइजेशन के बिल्कुल खिलाफ थे, लाइसेंस पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ थे, तो वो लोग भी इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। Its narrow social base and the lack of dedicated cadre of party members did not allow it to build a strong organizational network. अब इसकी जो ये बहुत ही संकीर्ण सामाजिक बेस था इनका और जो बहुत ही कम इनका जो कैडर यानी जितने भी पार्टी मेंबर्स का ग्रुप था वो पूरी तरह से डेडिकेटेड नहीं था इस पार्टी के प्रति और इसीलिए इस पार्टी का इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं बना। अब इसके जो ये लीडर रहे हैं, सीनियर लीडर रहे हैं कांग्रेस के राजा गोपालाचारी और लिटरेरी राइटर भी रहे हैं, एसोसिएटेड रहे थे, ये जुड़े हुए थे महात्मा गांधी से, मेंबर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, पहले इंडियन थे जिनको गवर्नर जनरल की उपाधि दी गई थी 1948 से 50 के बीच में, मिनिस्टर रहे हैं यूनियन कैबिनेट के, बाद में जाके चीफ मिनिस्टर बने मद्रास स्टेट के और पहले रेसिपेंट यानी पहले इनको सबसे पहले व्यक्ति रहे जिनको अवार्ड दिया गया था भारतीय रत्न अवार्ड, और ये स्वतंत्रता पार्टी के फाउंडर भी थे। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am, no problem. श्यामा प्रसाद No, मुखर्जी, ma'am, no. हाँ इनके बारे में भी एक बॉक्स है, ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी जरूरी है। 1901 में इनका जन्म हुआ था, 1953 के अंदर इनका देहांत हुआ था, लीडर रहे हिंदू महासभा के, फाउंडर थे भारतीय जनसंघ के, मिनिस्टर रहे हैं नेहरू के पहले कैबिनेट जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स था उसमें पहले मिनिस्टर रहे हैं इंडिपेंडेंस के बाद में। इन्होंने रिजाइन कर दिया था 1950 के अंदर क्योंकि इनके अलग अलग विचार थे, जो पाकिस्तान से रिश्ते थे उस पर इनकी अलग टिप्पणी थी, इसीलिए मेंबर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, बाद में इन्होंने मतलब पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर रहे हैं, फिर फर्स्ट लोकसभा जो हुआ था उसमें इंडियन की जो पॉलिसी थी ऑटोनॉमी की यानी जम्मू और कश्मीर को बिल्कुल अलग छोड़ देना चाहिए उसके बिल्कुल खिलाफ थे ये भी, ठीक है। इनको अरेस्ट किया गया था, जनसंघ एजिटेशन जब किया गया था कश्मीर पॉलिसी को लेकर के, तब इनको अरेस्ट भी कर लिया गया था, इनकी पॉलिसी के खिलाफ थे तो इसीलिए इनको अरेस्ट कर दिया गया था और जब इनको पनिशमेंट दिया जा रहा था तभी इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इनका नाम आपको आगे जाकर के भी सुनने को मिलेगा, इन्होंने बहुत ब्लंटली विरोध किया था और हिंदी लैंग्वेज को इन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है आगे जाकर के और काफी ब्लंटली इन्होंने ये चीज करी है खुले तौर पर, और इसी वजह से इनको काफी क्रिटिसिज्म भी जो है झेलना पड़ा है, ठीक है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am, no problem. No, ma'am.